नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन कराया जाता है। जहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि जो आपका हिंदी का चैप्टर है अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है काव्य सौंदर्य के तत्व। और यहाँ पर दे रहा है मुख्य रूप से हेडिंग्स कि आपको रस पढ़ना है, उसके बाद से अलंकार पढ़ना है, उसके बाद से आपको छंद पढ़ना है। आपको बता दें कि इन तीनों से मिलकर के तीनों से मिलकर के आपको बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क मतलब एकदम नेसेसरी पूछता है। तो ये आप मत कहिएगा कि ये आता नहीं है, 100% आता है और 6 मार्क इस चैप्टर से सुनिश्चित करना है। तो वीडियो को अंत तक आप देख लीजिए। बिल्कुल आज के बाद ये नहीं कहेंगे कि आपको मतलब 6 नंबर पक्का नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इसमें जो दिया जा रहा है आपका वो प्रश्न पैटर्न भी बताएंगे कि किस तरह से मतलब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न जो पैटर्न होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क एक आता है पहले, तो क में आता है प्रश्न कि हास्य रस अथवा करुण रस कर आए में से किसी एक रस की अस्थाई भाव, देख पा रहे हैं ना, अस्थाई भाव लिखते हुए उसका उदाहरण दीजिए। ठीक, इस टाइप से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, थोड़ा और बिग कर ले रहे हैं ताकि आपको क्लियरली दिख सके, कोई दिक्कत आपको ना आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर हास्य रस का भी परिभाषा आपको उदाहरण सहित पूछा जा रहा है या करुण रस का, यानी इन दोनों में से किसी एक का। तो कहने का मतलब कोई भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए आप दोनों को तैयार रखिएगा। देखिए यहाँ पर अलर्ट देखिए, ये 19 में पूछा गया है, ये 19 में पूछा गया है, अर्थात लगभग नियर अबाउट ये क्वेश्चन पूछा गया है और आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 20 में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको, हास्य रस को। आखिर हास्य रस है क्या? ठीक है, तो हास्य रस को हम कैसे बताएंगे, इजीली इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो इसको देखिए सबसे पहले परिभाषा को लेते हैं। कह रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। फिर कह रहा है किसी व्यक्ति के विकृत रूप यानी आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है ह्रास कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि यही हास नामक अस्थाई भाव विभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के क्या करता है, हास रस की निष्पत्ति होती है, मतलब इसी से। तो कहने का मतलब ये है आपको कुल मिला जुला के कि आप इस तरह से नहीं बताइएगा, आप सीधा बता दीजिएगा कि किसी वस्तु की विकृत आकृति, विचित्र वेशभूषा आदि को देख करके जो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसी भाव जो हास नामक भाव उत्पन्न होते हैं, उसी भाव को हम क्या करते हैं, तो सीधा बोल देते हैं कि ये हास्य रस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप किसी भी तरह से किसी माध्यम से आप याद कर लीजिएगा बिल्कुल। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 नंबर का अगर मिलता है तो आपको 1 नंबर अगर मान लीजिए परिभाषा लिख रहे हैं तो उसका मिलेगा, और 1 नंबर आपको क्या लिखेंगे तो मिलेगा, उदाहरण लिखेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो उदाहरण इसमें दिया है, जो दिया गया है यहाँ पर वही लिखिएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है कि बिंद के वासी उदासी, यहाँ तपोव्रत धारी, महाविदु नारी दुखारे। ठीक है, इस तरह से गौतम तीर्थ तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। ठीक है, इस टाइप्स का मतलब जो भी दिया गया है इसको आप याद नहीं कर पाते हैं तो दूसरा भी इसका उदाहरण याद कर सकते हैं, जैसे हंस हंस भाजे देख दिगंबर को। इस टाइप्स का मतलब एक आता है, वो भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मन करे वो याद रखिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस आपको सिस्टम को बताना है। अब इसका अस्थाई भाव अगर पूछता है तो इसका हास होता है, हास का मतलब हंसी होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे ना। यानी किसी वस्तु का विकृत आकृति, विचित्र वेशभूषा को देखते हैं तो इसका मतलब लगता है कि हंसने लगते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं धैर्य एजुकेशन क्लासेज का नाम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि करुण रस क्या है, करुण रस। करुण रस क्या होता है, इसका परिभाषा सबसे पहले हम सीखते हैं। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, शोक होता है। अब शोक नामक अस्थाई भाव जब क्या होता है, विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। बस दिमाग में रखिएगा, और उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा। तो उदाहरण आप दे सकते हैं कोई भी आपके हिसाब से, मतलब क्या लगे तो ये भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको याद भी कर लिए हैं। तो मणि खोए भुजंग सी जननी, ये फनसा फटक
पटक रही थी शीश, और फिर अंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यानी ये भी याद कर सकते हैं, चाहे आप सीधा कर कि इसको भी हे खग मृग है मिदकर श्रेणी तुम देख सीता मृग नैनी, इस टाइप का भी एक उदाहरण आता है, उसको भी आप याद कर सकते हैं। बट आपके सामने जो समक्ष हाजिर है उसी पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो दिया गया है इसमें तो मान लीजिए स्पष्टीकरण इसका कर रहा है, लेकिन आपको स्पष्टीकरण नहीं कहेगा, आपको बस शोक लिख दीजिएगा, इसका अस्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जोड़ लगा के। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं हम। आगे आपका आ गया अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या होता है? तो अलंकार से भी 2 नंबर के प्रश्न मिलते हैं, तो इसमें से जो भी दिया रहता है उसमें से कोई एक ही करना होता है। ठीक है, पर इसमें से प्रश्न है कि इसमें से देखिए ध्यान से, ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया इसमें से किसी एक अलंकार की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण लिखिए। ठीक है, यहाँ रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा, 3 ये हो गया ना, तो तीनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको डरने की घबराने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए हम आपको ईजी टू ईजी करने वाले हैं हर एक चीज़ को। देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है उपमा अलंकार। ठीक है, क्या बात है, ये लगभग हर साल ही पूछा है, तो ये तो आप मत ही पूछिएगा कि मतलब आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे परिभाषा, परिभाषा लक्षण एक ही बात हो गया, तो लिखेंगे जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की, देख रहे हैं ना, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, समानता बताई जाए, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कहाँ जहाँ कहीं भी कंपेरिजन की बात आए, तुलना की बात आए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। राइट, बिल्कुल। जैसे उदाहरण देख लीजिए, राधा के चरण कम ये गुलाब के समान कोमल है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि राधा के जो चरण है वह क्या है? गुलाब के समान कोमल है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राधा के चरण की तुलना ये या समानता गुलाब से दिखाई गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपसे भेद नहीं पूछेगा, आपसे बस परीक्षा में यही पूछ लिया जाएगा कि उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए या उदाहरण सहित इसकी परिभाषा दीजिए। राइट मेरे प्यारे बच्चों, तो जहाँ तुलनात्मकता की बात आए वहाँ उपमा अलंकार। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दूसरा, ये भी मत पूछिएगा कि ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लियर हो चुका कि आएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका परिभाषा लक्षण एक ही बात, जहाँ उपमेय में उपमान का रहित आरोप किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि उपमेय प्रस्तुत और कह रहा है उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार कहलाती है। जैसे देखिए अभिन्नता का मतलब क्या होता है, जैसे मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर स्पष्टीकरण इसका, यहाँ पर कह रहा है कि मुख उपमेय है, समझ रहे ना, और चंद्र उपमान है, आका तथा मन उपमेय है, फिर कह रहा है में सागर उपमान है का भेद रहित करके रूपकता यहाँ पर बताई गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर। चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो ना, इसको भी क्लियर कर सकते हैं इसको कि यहाँ चरण के कमल का भेद यहाँ पर रख करके रूपांतरण या एक रूपता बताई जाती है। ठीक है, इस तरह से भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगले की ओर हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम धुआंधार सेशन चलने वाला है ये, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लें ताकि आगे भी और बहुत कुछ पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 20 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन आपको आ भी सकता है। यहाँ पर दे रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार, बता दें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है, थोड़ा धुंधला टाइप का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, परिभाषा देंगे, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ कह रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो, मनहु 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 जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उदाहरण इसका दे सकते हैं, सोहत ओढ़े पीठ पठु श्याम सलोने गात आ मनो नीलमणि शैल पर, कह रहा है कि आतुप पर्यो प्रभात। यानी कहने का मतलब इसका उदाहरण भी आप देंगे तभी आपको मतलब मिल सकता है मार्क, नहीं तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। अब आते हैं कि मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद आ जाता है आप रोला। ठीक है, रोला क्या होता है और सोरठा क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं, 2-2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले परिभाषा, यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद है। बस दिमाग में रखिए, यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद है रोला। इसमें 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 और 13 के विराम अति से 24 मात्राएं होती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण भी तमाम है, समझ रहे ना। यानी इसको आप जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बल
मेट विधर्मी गुलम कुराजी। ठीक है, इस टाइप्स के इसको याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद से जहाँ बड़ी होगा वहाँ पर दीर्घ और जहाँ पर छोटी होगा वहाँ पर लघु लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सोरठा पे। सोरठा क्या है, तो देखिए सोरठा ये आ गया, ये भी सोरठा भी इंपॉर्टेंट है, यानी कोई एक ही इसमें से पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। सोरठा के बारे में हम चलते हैं तो परिभाषा, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। अब प्रत्येक चरण में प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु यह आता है। ठीक है, इस टाइप्स का मतलब ये होता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके भी उदाहरण को आप कंप्लीटली रूप से कर लीजिएगा और काउंट करके मात्राओं को भी देख लीजिएगा कि क्या कैसा है, सत्य है या असत्य है। चलिए अब बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, यानी आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका सीधा तैयार हो जाएगा 6 मार्क। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।